Good morning, students. Today we are going to study remaining part of chapter 11, measurement and moving things. So, पिछले पीरियड में हमने पढ़ लिया था कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी. देन पुराने समय में मेजरमेंट के लिए बॉडी के किन किन पार्ट्स का उपयोग किया जाता था और उन्हें हम क्या कहते थे. आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measurement. The units that could be used everywhere as a basic unit of measurement are called standard unit. तो वो यूनिट जिसे मेजरमेंट का वो यूनिट जिसे सभी दूर एक जैसा ही इस्तेमाल किया जाता है उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं. These unit have a fixed quantity. ये यूनिट जो होते हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है and do not vary from person to person and place to place. और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी एक जगह या दूसरे जगह के लिए ये डिफरेंस नहीं होते हैं, सेम होते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम डिफरेंट कंट्रीज डिवाइज्ड एंड यूज्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ यूनिट. लंबे समय तक अलग अलग कंट्रीज ने अपने मेजरमेंट के जो यूनिट थे, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थे, उनके अपने अपने थे, डिफरेंट थे. थस अ चाइल्ड वेट 36 kg इन इंडिया वेट 72.9 LV पाउंड इन इंग्लैंड. तो जो बच्चा इंडिया में 36 kg का है उसी बच्चे का 36 kg को इंग्लैंड में कैसे कहा जाता है, 79.2 LV. To avoid their confusion and to make measurement more scientific. तो इस confusion को दूर करने के लिए और इस measurement को scientific बनाने के लिए convenient and uniform. In October 1960, the 12th General Conference on Weight and Measure adopted an international system of unit called the International System of Units or SI Unit System, which has now been adopted in most country. तो सन 1960 में अक्टूबर में 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में सभी देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको अपनाया गया. किसे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट एंड देयर सिंबल्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए गए हैं और उनके सिंबल्स दिए गए हैं. लाइक फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है और उसका सिंबल क्या यूज किया जाता है, एम. उसी तरीके से मास का किलोग्राम एंड सिंबल केजी. टाइम का सेकेंड और सिंबल एस. टेम्परेचर का केल्विन और सिंबल है के. इन इंडिया द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसे NPL इन शॉर्ट कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड यूनिट. तो भारत में स्टैंडर्ड यूनिट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी. अ स्टैंडर्ड मीटर एंड अ स्टैंडर्ड किलोग्राम आर केप्ट एट द NPL. मीटर एंड वेट यूज्ड इन मार्केट आर द कॉपीज ऑफ दिस स्टैंडर्ड. तो मार्केट में जो यूज किया जाता है वेट के लिए या मीटर के लिए, तो वो क्या होता है, इन्हीं का कॉपीज होता है. मेजरिंग लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट और प्लेस इज कॉल्ड लेंथ. अब किसी भी दो जगह के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसे उसका लेंथ कहते हैं. किसी दो जगह के बीच में या दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर का एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. देयर आर सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग लार्जर एंड स्मॉलर डिस्टेंस. तो लंबी या छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए कुछ और यूनिट्स भी हैं. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू मेजर. और ये किस पर डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहते हैं. वी हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट यूनिट. सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ आर गिवन इन द टेबल बिलो. ये कुछ और यूनिट दिए गए हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए है. लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. उसी तरीके से 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो इस तरीके से ये क्या है, कुछ और यूनिट्स हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे करेक्ट वे टू मेजर लेंथ. किसी भी लेंथ को मेजर करने का सही तरीका क्या है. द स्केल शुड बी प्लेस्ड अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. जिसे भी आपको मेजर करना है स्केल को उससे टच करके आपको
मेजर करना है। द स्केल शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं, स्केल उससे बिल्कुल सटा होना चाहिए, बहुत ही क्लोज होना चाहिए। ये जो है रॉन्ग मेथड है और ये क्या है, राइट मेथड है। आपको ऑब्जेक्ट के सीध में उसके बिल्कुल क्लोज रख के मेजर करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीप योर आई इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। आपको अपनी आंखों को भी बिल्कुल कंसंट्रेट रख के ही देखना है जिस पॉइंट से आप मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द आई इज नॉट इन लाइन विद द पॉइंट, अगर आपका आंख का जो देखने का जो वो है वो अगर सही पॉइंट पे नहीं होगा तो आप प्रॉपर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। If the eye is not in line with the point of measurement, the measured length will be either shorter or longer. तो आपके द्वारा देखा गया लेंथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम द worn आउट और डैमेज एंड ऑफ द स्केल। कभी भी अगर आपका स्केल में डैमेजेस हैं या नंबर्स प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं तो वो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं देगा। इफ द जीरो एंड ऑफ द स्केल इज डैमेज, जहां हम जनरली कहां से मेजर करते हैं, रख के जीरो पे रख के मेजर करते हैं, अगर ये भी डैमेज हो चुका है तो आप प्रॉपर मेजरमेंट किसी भी चीज का नहीं ले सकते। देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एट द 2 पॉइंट। उस कंडीशन में अगर जीरो डैमेज हो चुका है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको सेट नहीं कर पाएंगे और जो मेजरमेंट आप निकालेंगे वो गलत होगा। नेक्स्ट है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर कोई कर्व लाइन है तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे। द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो आप उसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। इट्स लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग। तो उसको मेजर करने के लिए आपको धागे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड अलोंग द कर्व लाइन एंड इट्स एंड आर मार्क्ड ऑन द स्ट्रिंग। The length of the string between the marked point can be measured with the help of a ruler to know the length of the curved line. जैसे कि यहाँ दिया गया है कि आपको जिस भी कर्व सरफेस को मेजर करना है उसके बिल्कुल पॉइंट मार्क करके आपको वहां से स्ट्रिंग को मेजर करना है। देन उस स्ट्रिंग को आपको स्केल के ऊपर रख के मेजर करना है तो आपको पता चल जाएगा कि उस कर्व लाइन का लेंथ कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट? इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल केप्ट इन द रूम, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। जैसे कि टेबल के ऊपर ये बुक रखी है, लाइक आपकी जो बुक रखी है, और यहां से इस पेन को अगर मैं लेके यहां से यहां तक चले जाती हूं तो इस पेन का तो पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन क्या इस बुक का पोजीशन चेंज हो गया? नहीं। तो ये बुक क्या कहलाएगी? ये बुक किस पोजीशन में है? ये बुक रेस्ट पोजीशन में है। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पेन और बुक का एग्जाम्पल दिया था, तो पेन ने अपना पोजीशन चेंज किया, सो पेन किस पोजीशन में है? पेन मोशन में है, दैट मीन्स गतिशील है, गति में है। अ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोशन। आपने देखा होगा रोड में पेड़ तो वही रहते हैं पर जो व्हीकल्स हैं वो आगे चले जाते हैं। तो पेड़ क्या हुआ? रेस्ट पोजीशन में, और व्हीकल क्या हुआ? मोशन में। नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट with respect to a fixed point but may be in motion with respect to another. कोई एक चीज किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है, लेकिन वही चीज किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में मोशन में भी हो सकती है। लेट अस इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन द compartment of a running train. Now, when you see around yourself in the compartment, you will find that each passenger is at rest with respect to other passenger. But if you are consider any point outside the compartment like trees, poles, platform, etc., then you and other passengers are in motion. तो आप कभी ना कभी ट्रेन में गए होंगे। तो जैसे कि हम ट्रेन में जब बैठे रहते हैं तो आपने देखा होगा जो ट्रेन में
सीट अलग अलग सीट्स में जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं और ट्रेन काफ़ी डिस्टेंस तय करके कहीं और किसी और स्टेशन में चली जाती है और उस स्टेशन में जाके स्टॉप हो जाती है, तो वो जो पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के किस पोजीशन में होते हैं? रेस्ट पोजीशन में होते हैं। और उसके ऑपोजिट जो बाहर पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं वो किस पोजीशन में होते हैं? उनके कंपैरिजन में जो पैसेंजर होते हैं वो मोशन में होते हैं, क्योंकि पेड़ या पोल्स या प्लेटफॉर्म वही रुके रहते हैं और ट्रेन के साथ पैसेंजर जो है वो मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। दिस एग्जाम्पल शो दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो इससे ये प्रूफ होता है कि रेस्ट और मोशन जो है ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा संबंधित है। सो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।